नमस्कार, मैं विष्णु अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं डेली इंडिया टाइम डिजिटल न्यूज चैनल। आज हमारे साथ है महाराष्ट्र के प्रसिद्ध शहर पूना से गीतू डिवाइन टच की स्पिरिचुअल हीलर गीतू मिरपुरी। हम उनसे जानेंगे एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए कुछ अनोखे तथ्यों के बारे में, जिसमें स्पिरिचुअल हीलिंग शामिल है, इसमें एस्ट्रोलॉजी से जुड़े सवाल शामिल हैं, वास्तु, लामा फेरा और टैरोट कार्ड से जुड़े हुए कई सवाल हम गीतू मीरपुरी से करेंगे और जानेंगे कुछ उनसे अनोखा जो लोगों के जीवन में बदलाव ला सके, और जो लोग मुश्किल में हैं वो गीतू मीरपुरी की एडवाइस के बाद अपने जीवन में समस्याओं से पार पा सकें। नमस्कार मैम, आपका स्वागत है। थैंक यू मैम, सबसे पहले आप अपने स्पेशलाइजेशन और एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। यस मुझे ऑलमोस्ट 25 साल का एक्सपीरियंस है। तो 2001 से मैंने रेकी सिखाना स्टार्ट किया। रेकी मेरा स्पेशलाइजेशन है। मैं प्रिडिक्शन से ज्यादा रेमेडीज, हीलिंग, इसमें ज्यादा विश्वास करती हूँ। यंत्रास और मंत्रास, इसमें हमारा स्पेशलाइजेशन है और इसके रिजल्ट्स भी हमें काफी अच्छे मिले हैं। तो ऐसे 250 कोर्सेस हैं जो मैं सिखाती भी हूँ, जिससे मैं बिलीव करती हूँ कि लोगों की जो लाइफ है वो ट्रांसफॉर्म होती है। मैडम, आप मुख्य तौर पर एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए या टैरोट कार्ड से जुड़े हुए या फिर रेकी से जुड़े हुए ऐसे कौन कौन से स्पेसिफिक कोर्सेज हैं जो आप करवाते हैं? स्पेशल हीलिंग से रिलेटेड लामा फेरा है, और लामा फेरा में कई वर्जन्स हैं। उसके 6 लेवल्स होते हैं लामा फेरा में। जैसे लामा फेरा के बाद होता है हुंकारा विद हलीम, योग माया हीलिंग होता है, शाल्विक मंत्र रहस्य। तो इस प्रकार के कई हीलिंग कोर्सेस मैं करवाती हूँ और उसके हीलिंग सेशन भी देती हूँ। तो आपका जो कोर्सेज का जो प्रोसेस होता है वो ऑफलाइन हो रहता है या ऑनलाइन रहता है, या फिर जो आप कोर्सेज कराते हैं मैम उनकी प्रामाणिकता किस आधार पर तय होती है? ये दोनों अवेलेबल हैं, ऑनलाइन भी होते हैं, ऑफलाइन भी होते हैं। और कई स्टूडेंट्स इंडिया अब्रॉड से भी स्टूडेंट्स आकर यहाँ पर सीखते हैं। और प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज भी अभी अवेलेबल हैं। ऑलमोस्ट मोर देन 60 कोर्सेज है जो प्री रिकॉर्डेड भी अवेलेबल हैं। जिनको भी टाइम का कमी है, जो टाइम पर सीख नहीं सकते हैं या टाइम नहीं निकाल पाते हैं, तो वो प्री रिकॉर्डेड बाय करते हैं और एज एंड व्हेन उनके लिए कन्वीनियंट है वो प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज सीखते रहते हैं। और वंस इन अ वीक हमारे साथ लाइव कनेक्ट होते हैं। जो भी उनके डिफिकल्टीज हैं वो मैं सॉल्व करती हूँ और उनको गाइड करती हूँ। तो इस तरह से जो जिनके पास टाइम नहीं है वो भी ये कोर्सेज सीखकर अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। मैम, अभी आपने योग माया कोर्सेज के बारे में बात करी। हमने आपके बारे में जाना है कि योग माया कोर्सेज में आपका स्पेशलाइजेशन है और इसमें गुप्त नवरात्रि या नवरात्र के प्रोसेस को जोड़ा जाता है। तो आप इसके बारे में विस्तार से बताइए मैम। बेसिकली ये जो नवरात्र से कनेक्टेड आपने कहा, इससे रिलेटेड एक कोर्स है जो है 10 महाविद्या। ये 10 महाविद्या का कोर्स भी मैं करवाती हूँ और गुप्त नवरात्रि में भी काफी स्टूडेंट्स इसको सीखते हैं। जैसे ये विद्या जो है इसको काफी गुप्त रखा गया है, तो इसको लोग ऐसे समझते हैं कि इसे नहीं करना चाहिए, लोग डरते हैं। पर इसके जो बेनिफिट्स हैं, जो 10 देवियां हमें 10 वरदान देती हैं, जो हमारे लाइफ को 10 दिशाओं में हमारे लाइफ को इजी करती हैं, तो इसे मैं सिखाती हूँ और इससे भी लोगों ने सीखा है इसको और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स उन्होंने देखे हैं। तो नवरात्रि में जो स्पेशल कोर्सेस होते हैं वो होते हैं 10 महाविद्या और नवदुर्गा साधना। ये 2 कोर्सेस खास नवरात्रि से रिलेटेड हैं। मैम, जैसे अभी आपने 10वां विद्या की बात करी, तो हम जानना चाहेंगे, हम अपने चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कुछ खास जानकारी पहुंचे। मैम, जो 10वां विद्या है वो हमारे जीवन का आधार है। अगर कहें कि शिव शक्ति से जिनको जोड़ा जाता है, तो हम आपसे, हमारे अंदर उत्सुकता है, हम चाहेंगे कि 10वां विद्या का विवरण आप दें और कैसे एस्ट्रोलॉजिकल 10वां विद्या साधना करके या उनके मंत्रों का जाप करके हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। जो 10 महाविद्या है, हर एक विद्या हर एक प्लैनेट से कनेक्टेड है। हम एस्ट्रोलॉजी में क्या करते हैं, हमारे प्लैनेट्स को करेक्ट करते हैं, हमारे प्लैनेट्स को पैसिफाई करते हैं, पॉजिटिव करते हैं।
जैसे माँ काली की जब आप साधना करते हो तो आपका शनि प्लैनेट पैसिफाई हो जाता है। आप माँ तारा की साधना करते हैं तो आपका गुरु प्लैनेट पैसिफाई हो जाता है। तो इस तरह से एस्ट्रोलॉजी 10 देवियां हमारे ग्रहों से, और 9 देवियां 9 ग्रहों से, और एक देवी है जो हमारे लग्न से कनेक्टेड है, माता भैरवी। उसके अलग से क्लासेस भी होते हैं, जैसे लिंग भैरवी के भी क्लासेस होते हैं। उसमें हमारा जो लग्न है एस्ट्रोलॉजी का, वो जो है वो पावरफुल हो जाता है। एक बार लग्न पावरफुल हुआ तो हमारे लाइफ में हमारा करियर, हमारा फाइनेंस, हमारा रिलेशनशिप, हमारा हेल्थ, जो भी रिलेटेड हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाते हैं, और हमारा पर्सनालिटी जो है वो इम्प्रूव हो जाता है। लग्न हमारा पर्सनालिटी रहता है। जैसे अभी आपने माता भैरवी के बारे में बात करी, तो मैम जो माता भैरवी की जो साधना है वो सभी लग्नों के लिए समान रहती है? जैसे मान लीजिए तुला लगन किसी का है, या मान लीजिए किसी का धनु लगन है, तो क्या दोनों के लिए माता भैरवी की साधना की जा सकती है, या अलग अलग माता की साधना से लगन को बेनिफिट किया जा सकता है? सभी जो भी लग्न होगा हमारा, तो माता भैरवी उस पर्टिकुलर लग्न को पावरफुल करती हैं। तुला लग्न के लिए शुक्र को पावरफुल करेंगी, और धनु लग्न के लिए गुरु को पावरफुल करेंगी। बेसिकली हमारे फर्स्ट हाउस को माता लिंग भैरवी एक्टिवेट करती हैं, पैसिफाई करती हैं, या हम कहेंगे पावरफुल करती हैं, जिससे हमारा हेल्थ अच्छा हो जाता है। पहला घर जो होता है वो हमारे हेल्थ के लिए होता है। बहुत से लोग बोलते हैं कि हमारा ऑरा स्ट्रांग होना चाहिए, तो वो तब पॉसिबल होता है जब हम माँ लिंग भैरवी की साधना करते हैं। तो लिंग भैरवी साधना से हमारी खुद की ऑरा, हमारे घर की ऑरा भी पॉजिटिव हो जाती है। मैम जैसे अभी आपने रेकी के बारे में बताया, मैम रेकी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में आज भी लोग भारत में पूरी जानकारी नहीं रखते, या एक सवालों में देखते हैं मैम। तो मैं आज आपसे चाहता हूं कि रेकी के बारे में, क्योंकि आप स्पेशलिस्ट हैं, तो थोड़ा विस्तार से बताइए मैम। यस, रेकी बेसिकली होता है कि हम कॉस्मिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं हमारे शरीर में, और उसी एनर्जी को हम खुद के ऊपर यूज करते हैं। जहां भी शरीर में हमें फिजिकल हीलिंग चाहिए, या हमें इमोशनल हीलिंग चाहिए, स्पिरिचुअल हीलिंग चाहिए, मेंटल हीलिंग भी चाहिए, तो उस एनर्जी को यूज करके हम अपने आप को इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली हील कर सकते हैं, और इसी एनर्जी को हम दूसरों को भी दे सकते हैं। तो बेसिकली आप जैसे मंदिर जाते हैं, भगवान को देखते हैं, भगवान के दर्शन कर रहे हैं, आप उनकी आंखों में देखते हैं, तो वो भी एक रेकी एनर्जी है। वहां से जो रेस पास होके आपके पास आ रहे हैं वो भी एक रेकी एनर्जी है। रेकी का मीनिंग ही है यूनिवर्सल एनर्जी। तो यहाँ हम पूरे ब्रह्मांड को, जैसे आप वो मूर्ति को देखते हैं, वैसे आप पूरे ब्रह्मांड को देखिए। पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी आपके पास आ रही है, और आप मेडिटेशन के थ्रू उस एनर्जी को अपने शरीर में एब्जॉर्ब करते हैं, और फिर अपने हाथों के द्वारा उस एनर्जी को खुद को और दूसरों को दे सकते हैं। तो ये जस्ट एक एनर्जी का ही ये है, ट्रांसफर हो रहा है एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह। तो इसमें लोगों को कुछ डाउट्स है कि उसमें कुछ रॉन्ग होता है, या कुछ ड्रेन होगा एनर्जी। इनफैक्ट एनर्जी मिलता है हमें। मैम जो रेकी के जरिए जो आप रेमेडियल प्रोसेस देते हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है या हेल्थ से जूझ रहा है, तो आप किस तरह का रेमेडियल प्रोसेस देते हैं फिर उसमें? रेकी में 3 प्रकार होते हैं हीलिंग देने के। जो पहला प्रकार होता है वो लेवल 1 रेकी होता है। उसमें हम जिनको हीलिंग दे रहे हैं उनको हम एडवाइस करते हैं कि आप अपने बॉडी पार्ट्स को 3-3 मिनट के लिए टच करते जाइए। तो 24 बॉडी पॉइंट्स हैं, और वो 24 बॉडी पॉइंट्स ऐसे निकले हुए हैं जहां पर हमारे सारे मेरिडियंस आके कनेक्ट होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं किसी को हीलिंग दे रही हूँ, तो मैं उनको कहूंगी 3 मिनट के लिए आप अपने हाथ अपने आईज पर रखिए, फिर 3 मिनट के लिए आप अपने हाथ अपने टेम्पल्स पर रखिए, फिर आप अपने कानों पर रखिए, और वहां पर डिस्टेंट हीलिंग से उनको रेकी भेजा जाता है। और यहाँ पर अगर लोग आते हैं तो उनको हम डायरेक्ट उनके बॉडी पार्ट्स पे 2 इंच ऊपर हाथ पकड़कर उनके सारे बॉडी पार्ट्स पर हीलिंग दिया जाता है। तो ये हुआ फर्स्ट लेवल का हीलिंग। सेकेंड लेवल हीलिंग में सिंबल्स यूज होते हैं। तो सारे 24 पॉइंट्स पर वो सिंबल्स दिए जाते हैं। और जो थर्ड लेवल होता है उसे कहते हैं मास्टर लेवल रेकी।
तो उसमें मास्टर सिंबल यूज होता है और उसका यूज करके उन्हें जब हीलिंग देते हैं तो उन्हें 10 गुना ज्यादा प्रॉफिट होता है। पर जब भी हम हीलिंग बिगिन करते हैं तो पहले लेवल 1 से ही बिगिन करते हैं, देखते हैं कि बॉडी यूज टू हो रही है उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो उसके बाद कुछ दिनों के बाद फिर लेवल 2 देते हैं और सिंबल्स देते हैं और फिर कुछ दिनों के बाद मास्टर देते हैं। तो 21 डेज का एक सेट होता है जिसमें लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 का हीलिंग देते हैं। और मिराकुलसली आप देखेंगे अगर किसी को जॉब भी नहीं मिल रहा है तो रेकी से जॉब भी मिलते हैं। अगर किसी का प्रॉस्पेरिटी नहीं हो रहा है तो रेकी से उनके प्रॉस्पेरिटी भी होती है, रिलेशनशिप अच्छा होता है, हेल्थ अच्छी हो जाती है, उनकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होती है। रेकी बेसिकली करता क्या है, हमारे जो 7 ऑरा है उनको क्लियर कर देता है। अपॉर्चुनिटीज हमारे पास क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि हमारी ऑरा ब्लॉक है। ऑरा ब्लॉक क्यों है, क्योंकि पास्ट में कुछ बुरे एक्सपीरियंसेस हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी का ब्रेकअप हुआ है, अब वो न्यू रिलेशनशिप में ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, तो रेकी उस वोंड को हील करता है। वो वोंड कहीं ना कहीं उनकी ऑरा में है, तो रेकी उस ऑरा में से, उसे ब्लैक होल कहते हैं हम लोग, वो ब्लैक होल को क्लियर कर देता है और उसके बाद पर्सन कॉन्फिडेंट हो जाता है न्यू रिलेशनशिप में जाने के लिए, या नए तरह से अपनी हेल्थ का इलाज करने के लिए, या नए तरीके से जॉब के लिए ट्राई करने के लिए, या नए तरीके से अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो इस तरह से रेकी सारे नेगेटिविटीज को निकालकर आपको एक कॉन्फिडेंस देता है टू स्टार्ट फ्रेश। मैम, क्योंकि आप मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए काफी मिराकल कोर्सेज प्रोवाइड कराते हो, तो हम जानना चाहते हैं कि आपका आध्यात्मिक आधार क्या है, आपका सेल्फ, या आपने किस प्रोसेस से ये सारे कोर्सेज की जो एजुकेशन है आपको मिली है, या इसके पीछे कोई आध्यात्मिक आधार है? और इसके पीछे आध्यात्मिक आधार मेरी फैमिली ही है। जैसे हमारी जो 4 जनरेशन्स हैं वो गुरु को बहुत मानते हैं, तो उनसे ही हमें ये प्रेरणा मिली थी कि भगवान नेचर बहुत पावरफुल है और नेचर से ही हमें सब कुछ मिलने वाला है। तो जैसे मेरी परनानी बहुत बिलीव करती थी गुरु में, मेरी नानी बहुत बिलीव करती थी, मेरी माँ है वो बहुत बिलीव करती हैं, तो वहीं से हमें ये प्रेरणा मिली कि ऐसा कुछ होगा प्रेयर्स के अलावा भी, क्योंकि बहुत से लोगों के पास गुरु नहीं है, बहुत से लोगों के पास प्रेयर्स नहीं है करने के लिए, तो उनको इस तरीके से ये मॉडलिटीज के थ्रू उनको डाइवर्ट किया जाता है स्पिरिचुअलिटी की तरफ। मैम, जैसे अभी आपने स्पिरिचुअलिटी के बारे में, गुरु के बारे में बताया, तो मैम एक सवाल है कि क्योंकि आज का जो दौर है जब इंसान काफी मानसिक प्रताड़ना से गुजर रहा है, चाहे वो फाइनेंशियल हो, हेल्थ हो, बिजनेस हो, लोग काफी मुश्किलों से जूझ रहे हैं, तो जीवन में स्पिरिचुअल पावर का होना कितना जरूरी है? दूसरा, गुरु की क्या भूमिका जीवन में होती है? मैम, स्पिरिचुअल पावर का होना बहुत जरूरी है। अगर हम 10 नंबर लिखते हैं, उसमें जो 1 है वो गुरु है। अगर मैं उस 1 को हटा दूंगी तो क्या बचेगा? 0। तो विदाउट गुरु, विदाउट स्पिरिचुअलिटी हमारा लाइफ 0 है। आप देखेंगे सबसे ज्यादा शांति जो है, शांति ही चाहिए सबको, तो ये जो शांति है वो सिर्फ स्पिरिचुअलिटी से ही मिलने वाली है और कहीं से नहीं मिलने वाली है। मेरा बैकग्राउंड अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने इंजीनियरिंग किया है, आई वॉज अ प्रोफेसर इन कॉलेज। तो मैंने जब वो लाइन छोड़ दिया था और मैंने ये लाइन में जब मैं आई थी, उसके बाद ही मुझे एक आत्मिक शांति मिली थी लाइफ में। तो आप अब देखेंगे बहुत से लोग हैं जिन्होंने MD किया है, वो भी इसे छोड़कर स्पिरिचुअलिटी में आए हैं। इंजीनियरिंग है वो छोड़कर, अब्रॉड में जॉब्स हैं वो छोड़कर वो इस लाइन में आए हैं, तो काफी उनको शांति मिली है। मैम, तो बहुत जरूरी है एक गुरु का होना भी बहुत जरूरी है, लिविंग गुरु का होना बहुत जरूरी है। जो आप हीलिंग कोर्सेज कराते हैं, तो आपके जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ज्यादातर इंडिया से होते हैं या महाराष्ट्र से ही होते हैं, या ऑल ओवर द वर्ल्ड आपके पास स्टूडेंट आते हैं? ऑल ओवर वर्ल्ड के स्टूडेंट्स हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैम, अब हम आपसे एक थोड़ा पेचीदा सवाल करने वाले हैं कि मैम, आजकल आपने देखा होगा कि जो सबसे ज्यादा चलन में है एस्ट्रोलॉजी में, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बाद, वो है टैरोट कार्ड रीडिंग।
टैरोट कार्ड रीडिंग को लेकर, लेकिन मैम एक जो हमारे भारतीय समाज का बड़ा वर्ग है वो भ्रमित रहता है, टैरो कार्ड के दावे को सत्य नहीं माना जाता है। तो आपको क्या लगता है कि टैरोट कार्ड, आप किस तरह टैरोट कार्ड से जुड़े हुए भ्रम को दूर कर सकते हैं? टैरो कार्ड बिल्कुल भी भ्रम नहीं है। टैरो कार्ड हमारे सबकॉन्शियस को रीड करता है। आप की लाइफ में क्या होने वाला है इसका एक ब्लूप्रिंट बनता है आपके जन्म के पहले। आप जब सोल फॉर्म में रहते हैं वहां पर आप मेंबर्स ऑफ एंजल्स के साथ मिलकर अपने लाइफ का पूरा ब्लूप्रिंट बनाते हैं। उस ब्लूप्रिंट को जो है हमारा सबकॉन्शियस रीड कर सकता है। तो टैरो कार्ड में सबसे इंपॉर्टेंट होता है लेफ्ट हैंड का यूज होता है। आप जब कार्ड्स पिकअप करते हैं तो लेफ्ट हैंड यूज करते हैं। लेफ्ट हैंड आपके सबकॉन्शियस को रीड करता है, तो उस समय पे जो भी आपके आंसर्स हैं वो आपके सबकॉन्शियस से आ रहे हैं, ना कि सामने वाला टैरो रीडर आपको दे रहा है। वो सिर्फ कार्ड को इंटरप्रेट कर रहा है। एस्ट्रोलॉजी में भी हम इसको यूज करते हैं प्रश्न कुंडली में। एस्ट्रोलॉजिस्ट क्या करते हैं, आपसे डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस नहीं लेते हैं, वो आपसे सवाल पूछते हैं और एक प्रश्न कुंडली बनती है। वैदिक में भी बनती है। केपी एस्ट्रोलॉजी में आपसे 1 से लेकर 249 तक एक नंबर लिया जाता है। उस नंबर के बेस पे आपका प्रश्न कुंडली बनता है। तो वो प्रश्न कुंडली अगर मैं देखूंगी और मैं टैरो का स्प्रेड देखूंगी, इट्स वन एंड द सेम थिंग। अगर आप उसको चेक भी करेंगे तो वो सेम आता है। प्रश्न कुंडली क्या कर रहा है, आपका करंट स्टेटस बता रहा है, आपके करंट पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स बता रहा है। सेम वे में टैरो भी आपका करंट पोजीशन बता रहा है कि एट दिस मोमेंट आपके लाइफ का क्या पोजीशन है, आपका करियर क्या कर रहा है, आपका फाइनेंस कैसा है। तो 101% टैरो एक्यूरेट आंसर्स देते हैं। जिसको भी फेथ होगा उसको 100% करेक्ट आंसर्स मिलते हैं। मैम अगर मान लीजिए आप टैरोट कार्ड के अकॉर्डिंग किसी को अपना प्रेडिक्शन दे रहे हैं, तो आप उसको प्रमाणित कैसे करेंगे कि ये जो प्रेडिक्शन है वो वैलिड है? अगर उनको ये एक्सपीरियंस ही करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं खुद देखूं, मैं खुद अगर 2002 में देखूं तो मैं खुद इस चीज को बिलीव नहीं कर रही थी। पर जब मैंने खुद 1-2 टैरो रीडर से कोई एग्जीबिशन में मैं गई थी, वहां पर मैंने फर्स्ट टाइम देखे थे ये कार्ड्स, तो मैंने उनसे जो जो सवाल पूछे थे उन्होंने मुझे उस समय एक्यूरेट आंसर्स दिए थे। तो इसका सोल्यूशन यही है कि उनको एक रीडिंग लेना चाहिए और एक करेक्ट उनको टैरो कार्ड रीडर मिल गए जो उनके साथ सिंक हो रहे हैं। अगर कोई आपसे बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी पर रहेगा तो उसका टैरो कार्ड रीडिंग आपसे नहीं होगा। मान लीजिए आप टैरो कार्ड रीडर हैं और कोई ऐसा पर्सन आपके पास आया जिसके वाइब्रेशंस आपसे ज्यादा हैं, आप 400 हर्ट्ज पे हैं और वो 700 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे हैं, तो उनका रीडिंग आपसे नहीं होगा। तो उन 700 को उनसे ज्यादा 800 हर्ट्ज तक जाना पड़ेगा, उस मास्टर को ढूंढना होगा। तो ये थोड़े बहुत ऐसे होता होगा कि आंसर्स नहीं आ रहे हैं, उसका ये एक रीजन हो सकता है। बट अगर आपको आपका एक रीडर मिल गया जो आपसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे है, तो वो 100% आपको करेक्ट गाइड करेगा। मैम एक सवाल है कि अगर एक व्यक्ति 2 टैरोट कार्ड रीडर के पास जाता है तो अक्सर देखा जाता है कि वो दोनों तरफ से उसकी जो टैरोट रीडिंग है वो डिफरेंट होती है। तो क्या हम ये माने कि सामने वाले की मानसिकता के आधार पर प्रेडिक्ट किया जाता है मैम? यस, वो भी है कि आप सामने वाले पे कितना ट्रस्ट करते हो। उसका एक रीजन ये होगा कि मैं पहले वाले टैरो रीडर पे 50% बिलीव कर रही हूँ और सेकंड वाले टैरो रीडर पे मैं 100% बिलीव कर रही हूँ। तो मेरे जो आंसर्स आएंगे वो सेकंड टैरो रीडर से करेक्ट आएंगे। और टाइमिंग अलग है। मैंने फर्स्ट टैरो रीडर से रीडिंग लिया से संडे को, और मैंने सेकंड टैरो रीडर से रीडिंग लिया मंडे को। और जो मंडे है वो उस दिन मेरे नक्षत्र सही नहीं है, तो मुझे करेक्ट आंसर्स नहीं मिलेंगे। तो टोटली डिपेंड करता है प्लेस पर, टाइम पर और पर्सन पर। ये तीनों जब आपके अच्छे होंगे तभी आपको करेक्ट आंसर्स मिलेंगे। एक और मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल दूंगी। फॉर एग्जांपल आप ट्रेन से जा रहे हैं, आप फॉर एग्जांपल पूना से दिल्ली जा रहे हैं। आप मेरे से जब
गाड़ी छूट रही है तभी आप पूछ रहे हैं कि मुझे कितना टाइम लगेगा दिल्ली पहुंचने में। मैं आपको कहूंगी 24 घंटे। अब आप रास्ते पे बॉम्बे पहुंच गए हैं, अब आप पूछेंगे कितना टाइम लगेगा, नेचुरली आपको डिफरेंट आंसर मिलेगा क्योंकि आपकी लाइफ थोड़ा आगे चल गई है। तो आपको सेम आंसर्स एक्सपेक्ट नहीं करने चाहिए। पहले टैरो रीडर्स ने आपको कुछ रेमेडीज दिए, आपने वो किए, तो नेचुरली सेकंड टैरो रीडर आपको कहेगा कि हाँ अब पॉसिबिलिटी है आपका काम होने वाला है। इन केस अगर फर्स्ट टैरो रीडर ने कहा है ये काम नहीं होगा, आप ये रेमेडी करिए, आपने रेमेडी किया, और सेकंड टैरो कार्ड रीडर आपको कहेगा कि यस आपका काम हो जाएगा क्योंकि आपने उसका इलाज कर दिया है। जैसे हम मेडिसिन के लिए भी अलग अलग डॉक्टर्स के पास जाते हैं। पहले डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हमें कुछ मेडिसिन देते हैं, हम 1% क्योर होते हैं पर हमें लगता है हम क्योर नहीं हुए हैं। फिर हम सेकंड के पास जाते हैं, फिर हमें वो मेडिसिन देते हैं, हम 100% क्योर हो जाते हैं। इट डजंट मीन कि फर्स्ट ने मुझे हेल्प नहीं किया, फर्स्ट ने भी मुझे 1% हील किया। तो हर एक टैरो रीडर आपको आपके स्टेट के हिसाब से गाइड जरूर करता है। मैम जो टैरोट कार्ड के जो प्रोडक्शन के बाद में अगर किसी को इंस्टेंट अपनी लाइफ से मतलब उनको एक तरह से मुक्ति चाहिए तो आप किस तरह की बेस्ट रेमेडीज अकॉर्डिंग टू टैरोट कार्ड प्रोवाइड कराते हो? जैसे हर एक कार्ड आपको यस हर एक कार्ड आपको एक राशि बताता है, हर एक कार्ड आपको एक प्लैनेट बताता है, तो उस कार्ड के हिसाब से आप वो प्लैनेट की रेमेडीज देते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी का अगर द फूल कार्ड आया, सभी को मालूम होता है द फूल कार्ड टैरो में, तो उससे हम कनेक्ट करते हैं शनि की राशि को। ओके, तो हम उसमें शनि के उपाय करने के लिए देते हैं। ओके मैम, ये टैरोट कार्ड रीडिंग में एक वर्ड्स का ज्यादा यूज किया जाता है ट्विन फ्लेम कपल नाम से, कि ट्विन फ्लेम कपल है, कुछ ट्विन फ्लेम कुछ इस तरह से यूज किया जाता है कि कोई रिलेशन। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए मैम कि ये किस तरह से प्रोटेक्ट होता है, कैसे ये दावा किया जाता है? हाँ, बेसिकली ट्विन फ्लेम ये होता है कि एक ही सोल के 2 पर्सन होते हैं, मतलब उसे पार्शियल सोल्स कहा गया है। ऐसे समझिए कि एक आत्मा है, उसको मैं डिवाइड कर रही हूँ 2 पार्ट में, और एक ए के पास गया, एक बी के पास गया। अब ए और बी का सिचुएशन ऐसे है कि ना वो साथ में रह सक रहे हैं, ना वो अलग रह सक रहे हैं, और बहुत ही उनका पेनफुल जर्नी होता है, और उनका मीटिंग बहुत डिले होता जाता है जब तक वो एक पर्टिकुलर लेसन नहीं सीखते हैं। तो इन दोनों को जहां पर भी पता चलता है कि हमारा ट्विन फ्लेम जर्नी है, तो इनको 100% स्पिरिचुअलिटी में जाना चाहिए, तब जाके ये जर्नी इजी हो जाता है। ट्विन फ्लेम उनको इसलिए मिला है क्योंकि कुछ स्पिरिचुअल लर्निंग बाकी है। टैरोट कार्ड से जुड़े हुए रेमेडीज में हमने अक्सर देखा है कि जो टैरोट रीडर है वो अफर्मेशन से जुड़े हुए या स्विच वर्ड से जुड़े हुए उपाय भी लोगों को बताते हैं। तो जो अफर्मेशन और स्विच वर्ड क्या रियल में वर्क करते हैं मैम? 100% वर्क करते हैं। I'm sorry. आप डे टू डे लाइफ में जो शब्द यूज करते हैं, उन शब्दों का बहुत ही असर होता है आपके ऊपर। तो सपोज मैंने सोचा है कि ये काम नहीं होगा, और मुझे किसी ने स्विच वर्ड दे दिया दैट डिवाइन मिरेकल, ओके, किसी ने मुझे शब्द दे दिया, तो ये जरूर काम करता है। अगर मैं पूरी देर बोल रही हूँ कि ये डिवाइन मिरेकल मेरे लिए होने वाला है या मिरेकल होने वाला है, तो जैसे मैं सोचूंगी वैसा जरूर हो जाएगा। स्विच वर्ड्स और एफर्मेशन भी काम करते हैं। अगर मैं पहले से ही सोच रही हूँ ये काम मेरे से नहीं होगा, तो नहीं होगा, पर मुझे टैरो रीडर ने कह दिया कि ये काम होगा, आप पूरा दिन कहिए कि आप कर सकते हैं, तो जब मैं ऐसे पूरा दिन कहती हूँ यस आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, तो ये काम जरूर हो जाएगा। ओके मैम, आपका एक एक्सरसाइज है लामा फेरा में, तो लामा फेरा एक ऐसा सब्जेक्ट है मैम, इसको हमारे एक समाज में सीधा सीधा तांत्रिक प्रोसेस से जोड़ा जाता है। तो मैम लामा फेरा के बारे में हालांकि बहुत कम लोगों को जानकारी है, तो हम चाहेंगे कि लामा फेरा का जो पूरा डिस्क्रिप्शन है वो आप हमें दें, और ये किस तरह से हमारे जीवन को बदलता है, मुश्किलों से आजादी मिलती है, इसके बारे में बताएं। लामा फेरा एक तिब्बतन हीलिंग है, इसका तांत्रिक से कोई भी संबंध नहीं है। ये गौतम बुद्धा ने हमको दिया है, और दिल्ली के डॉक्टर एस के सैनी जी थे जिन्होंने इस विद्या को तिब्बत जाकर सीखा,
जो सबसे डिफिकल्ट टास्क है, अपना घर परिवार छोड़कर वहां जाना सीखना, और वहां भी कोई सिखाने के लिए नहीं बैठे हैं। कहा जाता है कि उनको जो ये इंफॉर्मेशन मिली ये पार्ट एंड पार्सल्स में मिली, और उस पूरी जानकारी को एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज करना, हम तक पहुंचाना, तो बहुत ही स्ट्रगल का काम था उस समय पे। और उनको उनके गुरु ने, मंडोसा जी ने उनको कहा था कि ये जो नॉलेज है आपको इंडिया के लोगों तक पहुंचाना है, क्योंकि लोग इसको भूल गए हैं। हम इंडिया के लोग जो है, हम लोग बहुत से चीजें हैं जो बहुत यूजफुल थी हमारे लिए पास्ट से, हम उनको भूल चुके हैं। हमने पूरा वेस्टर्न, जैसे एलोपैथी हमने अपना लिया है, हम आयुर्वेदिक को कम यूज कर रहे हैं। हम ये हीलिंग, ऑल्टरनेट हीलिंग इसको कहा गया है, अगर हम ऑल्टरनेट हीलिंग को यूज करेंगे तो हमारा मेडिसिनल जो हमारे कॉस्ट आते हैं डे टू डे के, वो पूरे जीरो हो जाएंगे। आपके लाइफ के भी जो आप हॉस्पिटल्स में बिल्स भर के आ रहे हैं वो भी जीरो हो जाएंगे। तो गौतम बुद्धा ने इस हीलिंग को स्टार्ट किया था, और उनके जो डिसाइपल्स थे जिनको लामा कहा जाता है, उन्होंने इसको लिखा था और उन्होंने डॉक्टर एस.के. सयानी जी को दिया, और एस.के. सयानी जी ने पूरे इंडिया में, और अब तो ये पूरे वर्ल्ड में फेमस हुआ है, इसको फास्टेस्ट हीलिंग कहा गया है। क्योंकि ये क्या करता है, हमारे कर्मास को डिलीट करता है। कोई ऐसी मॉडलिटी नहीं है, कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है जो हमारे कर्मास को क्लियर करे। पास्ट बर्थ में मैंने कुछ किया है, इसीलिए ये बर्थ में मुझे कुछ सफरिंग मिल रही है। अगर मैं उस पास्ट बर्थ के कर्मा को थ्रू मेडिटेशन, थ्रू मंत्रास मैं क्लियर करती हूँ, तो मेरी ये बर्थ की सफरिंग कम हो जाएगी। ये लामा फेरा का मेन मकसद है। मैम, जैसे अभी आपने एक बहुत ही खास बात बोली कि लामा फेरा हमारे पास्ट कर्म को डिलीट कर देता है, तो मैम प्लीज एक सैंपल या एग्जांपल के तौर पर आप कोई मंत्र प्रोसेस के द्वारा ये बता सकते हैं कि ये किस तरह काम करता है, जिससे कि इंस्टेंट हम अपने पास्ट कर्म से आजाद हो सकें। इसमें जो प्रोसेस होता है, जैसे फेरा शब्द कहा गया है, हम जो फेरा लगाते हैं और जो मंत्र हम उसमें यूज करते हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, इस मंत्र को बोल बोल कर हम अगर फेरा करते हैं और हम प्रेयर्स करते हैं कि इनकी जो भी प्रारब्ध कर्मास हैं, या इनकी संचित कर्मास हैं, या इनके क्रियामान कर्मास हैं, ये क्लियर हो जाए। इसको जब हम डेली ऐसे 21 डेज करते हैं तो काफी हद तक इनको रिलीफ मिल जाता है, इनको रास्ता मिलता जाता है। सपोज इनको कोई करेक्ट डॉक्टर नहीं मिल रहा है, तो वो करेक्ट डॉक्टर भी इनको मिल जाता है। ओके, क्योंकि मैम आप पूना से हैं, और पूना शहर भारत में एक बड़ा ही एक मॉडर्न दृष्टि से देखा जाए तो भारत के प्रमुख शहरों में गिना जाता है, क्योंकि आप एक वास्तु सलाहकार भी हैं, पूना से हैं, तो हम चाहेंगे कि कुछ मिराकल टिप्स वास्तु से रिलेटेड हम आपसे जान सकें। मैम, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का एक आलीशान मकान है और वास्तु पूरी तरह बिगड़ा हुआ है, तो क्या किसी यंत्र के द्वारा या किसी पूजा पाठ के द्वारा बिना तोड़फोड़ के वास्तु को ठीक किया जा सकता है? 100%। पिछले 15 साल से हम लोग विदाउट डिमोलेशन ही वास्तु कर रहे हैं, और लकीली इतनी रिसर्च चालू है, जर्मनी में भी इसकी रिसर्च चालू है, वहां से भी यंत्र आ रहे हैं, और वो यंत्र को जस्ट रखकर ही, हमारे पास स्कैनर है जिससे हम चेक करते हैं, तो स्कैनर आपको बताता है कि पहले नेगेटिव एनर्जी थी और यंत्र रखने के बाद अब ये एनर्जी पॉजिटिव हो गई है। तो यंत्र को एक्टिवेट करना होता है, पहले यंत्र के ऊपर पूजा होती है, उसके मंत्र चैंट होते हैं, और अभी जब से लास्ट 11 साल से मैं 10 महाविद्या भी सिखा रही हूँ, तो ये सारे मंत्र, यंत्रों के ऊपर 10 महाविद्या के मंत्र भी हम डालते हैं, और उससे रिलेटेड आहुतियां भी हम लगाते हैं उस यंत्र में, और फिर हम उसको प्लेस करते हैं। तो इसके बहुत ही मिराकुलस रिजल्ट हैं। बहुत से बंद फैक्ट्रीज थे जो अभी खुल गए हैं। मैम, जो हमारे घर का जो नैऋत्य कोण होता है, जैसे कि दक्षिण पश्चिम दिशा का जो कोना होता है, अक्सर हमने देखा है मैम कि बहुत लोगों का नैऋत्य कोण खराब होता है, और अगर वो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो वो उसको सीधा राहु से कनेक्ट करते हैं, और उनको हमने देखा भी है कि कई परिवारों में उसकी वजह से फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आते हैं, मेडिकल प्रॉब्लम भी। तो मैम, जो घर का नैऋत्य कोण है उसको ठीक करने के लिए आप क्या बेस्ट रेमेडीज दे सकते हैं? सबसे पहले जो नैऋत्य कोण है वो हैवी होना चाहिए वास्तु के हिसाब से। अगर वो हैवी नहीं होगा, अगर वहां बैल्कनी आ गई, ओपन है,
दरवाजा आ गया, वो अर्थ एलिमेंट है बेसिकली। तो उसको सबसे ज्यादा अर्थ एलिमेंट से फिल करते हैं। उसके लिए ऐसे यंत्र होते हैं जो बहुत हैवी होते हैं, जैसे लेड का यंत्र रखवाते हैं या फिर हैवी क्रिस्टल्स रखवाते हैं ताकि वो कॉर्नर हैवी हो जाए। वहां पर वास्तु पुरुष के पांव होते हैं, तो अगर वो नैऋत्य कोण अगर प्रॉपर नहीं होगा तो अर्थ एलिमेंट, अर्थ क्या है, अर्थ पैसा है, जितना अर्थ एलिमेंट अच्छा होगा उतना आपके पास पैसा आएगा। तो अगर नैऋत्य में इश्यू है तो अर्थ एलिमेंट अच्छा नहीं है, 100% स्टेबिलिटी का इश्यू आएगा, पर्सन कभी भी स्टेबल नहीं हो सकेगा, क्योंकि पांव रखने की जगह नहीं है या पांव रखने की जगह हल्की है तो आप खड़े कैसे होंगे। तो वो हमारे लिए बहुत नेसेसरी है स्टेबिलिटी के लिए। जी। तो पैसे अगर चाहिए हमें तो हमें पहले सबसे पहले नैऋत्य को ही ठीक करना है। ओके मैम, तो इसके अलावा हमने देखा है जैसे घर का अग्नि कोण है जो दक्षिण पूर्वी कोना है, तो वहाँ कई बार लोग टैंक बनवा देते हैं या पानी का वहाँ प्रोसेस होता है, तो उसकी वजह से भी हमने देखा है मैम कई परिवारों को बर्बाद होते देखा है, साफ शब्दों में कहें बीमारियों के कारण। तो अग्नि कोण के वास्तु दोष को कैसे ठीक किया जा सकता है? वहां पर भी यंत्र यूज होते हैं, पिरामिड्स यूज होते हैं, फायर एलिमेंट को वहां पर प्लेस किया जाता है और कलर के थ्रू भी उसको करेक्ट करवाते हैं। अगर वहां पर अग्नि के कलर्स यूज किए, येलो यूज किया और वहां पर बेसिकली फायर एलिमेंट को प्लेस किया जाता है, उससे जो है ये करेक्ट हो जाता है। और स्ट्रिप्स यूज होते हैं, मेटल के स्ट्रिप्स, वो जो टैंक है आपने बताया उस टैंक को डीमार्क किया जाता है, उसको वास्तु से अलग किया जाता है थ्रू स्ट्रिप्स। कॉपर के स्ट्रिप्स यूज होते हैं, उससे उसको करेक्ट किया जाता है। और बहुत जरूरी है क्योंकि वहां पानी रहेगा, अग्नि नहीं रहेगी तो वहां पर भी शुक्र प्लैनेट बैठता है, तो पैसा नहीं आएगा, लक्ष्मी नहीं आएगी। प्लस प्रोजेनी में अगर न्यूली मैरिड कपल है और उनके साउथ ईस्ट में पानी है तो उनको बच्चा नहीं होगा और फीमेल को सबसे ज्यादा हेल्थ इश्यूज आएंगे क्योंकि वो कोना फीमेल्स का है। मैम, जो पिछला जो 2025 का साल था हमने देखा भारत देश के लिए काफी मुश्किल वाला साबित हुआ था। भारत में कई जगह अग्निकांड हुए थे, दिल्ली, मुंबई, जयपुर, कलकत्ता, लगभग पूरे देश में बड़े बड़े कांड हुए, एक्सीडेंट हुए, प्लेन क्रैश। तो मैम क्या 2026 में, क्योंकि माना जा रहा है कि 2026 के जो लॉर्ड हैं भगवान सूर्य हैं, तो क्या 2026 भारत के लिए बेस्ट रहेगा या 2025 का घटना दुर्घटनाओं का दौर जारी रहेगा? काफी दुर्घटनाएं कम हो जाएंगी क्योंकि वो मंगल की एनर्जीज थी और ये साल सूर्य की एनर्जीज है। तो सूर्य क्या है, सूर्य हमारी गवर्नमेंट है, तो उनको काफी पावर मिलने वाला है और वो काफी हद तक सिचुएशंस को कंट्रोल करने वाले हैं। तो इस तरह के जो दंगे फसाद है वो सब नहीं होंगे। बाकी जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उसको हम रोक नहीं सकते हैं, जून जुलाई में वो एक्सपेक्टेड है, जैसे बाढ़ आना, ये सब ऑब्वियस है। तो मैम ये 2026 का साल है, आपके अकॉर्डिंग किन राशियों के लिए लाभकारी साबित हो सकता है? ये लाभकारी होगा कैप्रिकॉर्न के लिए, एक्वेरियस के लिए, पाइसेस के लिए और वृषभ के लिए भी अच्छा है और सिंह के लिए भी अच्छा है। और बाकी राशियों के लिए न्यूट्रल होगा। और तो मैम जो अदर जो राशियां हैं कि जैसे अभी सिंह राशि या धनु राशि पर शनि की ढैया चल रही है, तो उनको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? शनि की ढैया में हम यही बताते हैं कि आप ओल्ड लोगों की सेवा करें, बस ये रेमेडी करेंगे। और अगर वो घर पे ओल्ड लोगों की सेवा कर रहे हैं, उनकी देखभाल कर रहे हैं, तो फिर ढैया ज्यादा नुकसान नहीं करती है और उनको बड़े रिस्क नहीं लेने हैं, बड़े इन्वेस्टमेंट नहीं करने हैं। जी मैम, अभी जो सबसे ज्यादा हम देखते हैं सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ ये सवाल है कि सोशल मीडिया पर जो एस्ट्रोलॉजी जो ट्रेंडिंग में है उसमें एक ग्रह है राहु। राहु को जैसे पूरे जीवन और पूरी एस्ट्रोलॉजी तंत्र का एक तरह से विलेन बना दिया गया है, खलनायक बना दिया गया है। आप इससे कहां तक सहमत हैं? क्या राहु ही केवल हमारे जीवन को बिगाड़ता है? और अगर ये सत्य है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि राहु की एक बेस्ट रेमेडीज हमें प्रोवाइड कराइए। ये सच है कि राहु बिगाड़ता है क्योंकि राहु हमारे जो मेन दो प्लैनेट्स हैं जिसको हम किंग और क्वीन कहते हैं एस्ट्रोलॉजी में, सूर्य और चंद्र, इनको भी ग्रहण लगाता है। तो सूर्य क्या है, हमारी आत्मा है, आत्मा को भी ग्रहण लगाता है,
नेगेटिव एडिक्शंस में लेके जाने का काम राहु करवाता है, ब्रह्म का काम राहु करवाता है, रॉन्ग डिसीजंस, सोसाइटी के नॉर्म्स को ब्रेक करना, ये सब भी राहु करवाता है। इसके लिए बेस्ट रेमेडी यही है कि हम कुष्ठ रोगियों की मदद करें और हम ब्लाइंड लोगों की मदद करें। और जैसे हमने वास्तु में कहा, घर का जो नैऋत्य कोना है उसको तुरंत ठीक करवा दें। मैंने देखा है जिनके भी कुंडली में या जिनके भी न्यूमरोलॉजी में या जैसे भी राहु उनको परेशान कर रहा है, तो 100% उनके नैऋत्य में प्रॉब्लम रहते हैं। तो उनको अगर घर चेंज कर सकते हैं तो घर चेंज करें, या तो फिर नैऋत्य के रेमेडीज बहुत जल्दी करवाएं। राहु के लिए और एक अच्छी रेमेडी है कि सिल्वर का यूज करें। जितना हो सके उनको सिल्वर का कड़ा पहनना चाहिए। 55 ग्राम का सिल्वर कड़ा हम बना के देते हैं और उनको यूज करना चाहिए। सिल्वर की चेन, सिल्वर के पाँव में हम डलवाते हैं, पायल वगैरह, एंकलेट्स, और जो बिछुए होते हैं वो हम डलवा सकते हैं। ओके, तो मैम एक बच्चों से जुड़ा हुआ हमारा सवाल है कि हमने आपके इंस्टाग्राम के जो प्रोफाइल में भी देखा था कि मैम अगर कुछ बच्चे जो हैं जो शिक्षा से उनका मन नहीं लगता या शिक्षा में रुकावटें आती हैं, उनके लिए, उनके पेरेंट्स के लिए आप क्या बेस्ट एडवाइस और रेमेडीज देंगे मैम? उनके लिए घर का अगर वास्तु ठीक नहीं है, वास्तु पुरुष अगर ठीक नहीं है, या नॉर्थ ईस्ट में इश्यू है, नॉर्थ ईस्ट वास्तु पुरुष का हेड होता है, तो घर के सभी लोगों के हेड में इश्यू रहेगा। उनको बहुत गुस्सा रहेगा, इरिटेशन रहेगी, एंगर रहेगा, बच्चे भी, उनका माइंड भी कहीं और जाता रहेगा, स्टेबल नहीं रहेगा, तो कंसंट्रेशन नहीं होगा, फोकस नहीं होगा। तो वहां पे नॉर्थ ईस्ट के रेमेडीज करवाते हैं। 7 चक्रा के क्रिस्टल ट्रीज रहते हैं, वो हम देते हैं नॉर्थ ईस्ट में रखने के लिए। तो वहां पर नॉर्थ ईस्ट के करेक्शन करेंगे, बच्चे को नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट के कमरे में बिठाएंगे या ईस्ट के कमरे में, और उसका जो फेसिंग है वो ईस्ट होना चाहिए या नॉर्थ होना चाहिए, उनका वेस्ट या साउथ फेसिंग नहीं होना चाहिए। अगर बच्चा वैसे बैठ रहा है और उसकी डेस्क पर भी हमने कुछ चीजें रख दी है, जैसे एजुकेशन टावर रख दिया, सरस्वती माँ का फोटो रख दिया, एक मंत्र वहां पर देते हैं रखने के लिए, जो है एम मंत्र माता सरस्वती का। जस्ट आपको वो एम लिखना है और उसको प्रिंट आउट लेके लेमिनेट करके वहां पर फ्रेम करके भी वहां पर चिपका सकते हैं। और आते जाते बच्चा जब वो एम शब्द को देखता है या एम शब्द का उच्चारण करता है, या उसके पेरेंट्स भी उसके लिए करते हैं, या रात को सोते समय वो मंत्र को चला दें, कोई भी सरस्वती मंत्र चला दें, तो इससे बच्चा एजुकेशन जरूर करता है, उसका फोकस, कंसंट्रेशन बढ़ता है। मैम, क्योंकि आप एक एक्सपीरियंस्ड स्पिरिचुअल हीलर हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि जैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी हो गया या नंबरोलॉजी हो गया या टैरोट कार्ड रीडिंग हो गया, तो आप अपने एक्सपीरियंस से सबसे ज्यादा प्रभावी किसको पाते हैं? सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो कृष्ण मूर्ति पद्धति है। उसमें से हमें बहुत फास्ट रिजल्ट्स मिलते हैं, एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलते हैं, और उसके रेमेडीज भी बहुत अच्छे हैं कृष्ण मूर्ति पद्धति के। तो मैम, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कृष्ण मूर्ति पद्धति के अकॉर्डिंग व्यापार में तरक्की के लिए, लोग अपने जीवन में, अपने काम में सफलता पाए, आप हमें कोई मिराकल रेमेडीज हमारे दर्शकों को देना है। वो डिपेंड करता है उनके चार्ट के ऊपर। और अभी के लिए 2026 के लिए जो एक कॉमन रेमेडी मैं सबको बता रही हूँ, सारे क्लाइंट्स को, कि उनको सबसे पहले तो सुबह उठना चालू करना है। जब तक वो सुबह नहीं उठेंगे तब तक वो कोई भी काम करें उसमें सक्सेस नहीं जाएंगे। तो हो सके तो उनको सूर्य उगने के पहले उठ जाना है, डेली सूर्य को उनको अर्घ जरूर देना है। मैम, अब मेरा आपसे एक प्रमुख क्वेश्चन है कि जो अभी आजकल नए नए जो एस्ट्रोलॉजर आते हैं, कम उम्र के एस्ट्रोलॉजर आते हैं, इट मीन हमने देखा है कि अब तो 16 ईयर से ही जो यंगर है वो अपने अपने अलग अलग प्रोडक्शन देते हैं, जैसे रातों रात उनको एस्ट्रोलॉजी में अपना नाम या पैसा कमाना है। उनके लिए, उनको आप कैसे मोटिवेट करेंगे, क्या उनको एडवाइस देंगे? वो बहुत सही जा रहे हैं, अगर वो पढ़ के और अच्छे से चार्ट को स्टडी करके अगर वो एडवाइजेस दे रहे हैं और सामने वालों को अगर उनमें से बेनिफिट है, तो ये एकदम करेक्ट है। पर अगर वो तुरंत जस्ट नाम बनाने के लिए, जैसे आपने कहा, दे रहे हैं, तो वो टोटली गलत है, क्योंकि इससे हम हमारे कर्मास बनाते हैं।
सामने वाले को जब हम रॉन्ग गाइड करते हैं, सामने वाला जब कुछ रॉन्ग स्टेप्स उठाता है या उसका सिचुएशन बैड में से वर्स हो जाता है, तो ये हम कर्मास अपने ऊपर लेते हैं। तो फिर उनको आगे जाके जो अभी ये राहु की वजह से हो सकता है कि फास्ट प्रोग्रेस, कहते हैं ना इजी कम इजी गो, तो ये आएंगे भी और तुरंत चले भी जाएंगे। तो इसीलिए बहुत सोच समझ के सामने वाले को रेमेडीज देने हैं कि उनका नुकसान नहीं होना चाहिए। मैम, मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है कि हम चाहते हैं कि आप लोगों को, भारतीय समाज में जो लोग एस्ट्रोलॉजी की जानकारी नहीं रखते, अनभिज्ञ हैं, या उनको एक अच्छी एडवाइस की जरूरत होती है ताकि वो हेल्दी रहे, वेल्दी रहे और उनकी रिलेशनशिप सही रहे, तो हम चाहेंगे कि आप 5 टिप्स लोगों को दें जिससे उनके जीवन में हैप्पीनेस रहे। यस, सबसे पहले जैसे मैंने कहा, सुबह जल्दी उठना है। सेकंड है, पेरेंट्स की सेवा बहुत करनी है, और जितना हम पेरेंट्स की सेवा करेंगे तो हमारे जो मेन 2 ग्रह है, सूर्य और चंद्र, ये पॉजिटिव रहते हैं। और थर्ड है कि एडिक्शन से दूर रहना है। जो भी इनकी एडिक्शंस हैं, आप धीरे धीरे उसको कम करिए, क्योंकि ये एडिक्शंस आपको नेगेटिविटी की तरफ ही लेकर जाएंगे। और फोर्थ है कि कोई ना कोई मंत्र जरूर चैंट करते रहिए, एक लिविंग गुरु से एक मंत्र जरूर लीजिए, क्योंकि वो मंत्र ही आपकी लाइफ का आधार बन जाता है। और फिफ्थ टिप मैं दूंगी कि आपको स्पिरिचुअल प्लेसेस आप जितने विजिट कर सकें वो आप जरूर विजिट करें। ओके, सो आपने सुना पूना के प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर, स्पिरिचुअल हीलर गीतू मीरपुरी को। उन्होंने हमारे सभी सवालों के काफी बेबाक अंदाज में जवाब दिए और लोगों को काफी उन्होंने बड़ी बारीकी से समझा है कि किस तरह से उनको अपनी जीवन शैली होनी चाहिए, किस तरह से उनको अपने जीवन में बदलाव करके वो अपने जीवन को सुख समृद्धिशाली बना सकते हैं। और अगर आपकी कोई जीवन में बड़ी समस्या है तो आप गीतू मीरपुरी से डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। उनके इंटरव्यू सेशन में उनका जो कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप नंबर है वहां जाकर आप उनसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। मैम, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए थैंक यू वेरी मच, और मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं मैम। यस, थैंक यू सो मच। आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप आध्यात्मिक का जो नॉलेज है वो सब तक पहुंचा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी एक सेवा है। सोसाइटी को इसकी जरूरत है। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू।